नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लंबे समय के बाद मैं वापस स्टूडियो लौट गया हूं मित्रों, और अब लगातार आप मुझे अपने स्टूडियो से लाइव देख पाएंगे। आज स्टूडियो ज्वाइन करते ही आपके सामने सबसे बड़ा ब्रेकिंग ला रहा हूं, और वो ब्रेकिंग है मित्रों, वो ब्रेकिंग है जो आपको कोई टेलीविजन चैनल नहीं दिखाएगा। आपको मालूम है कि क्यूवाइब नेटवर्क हमेशा एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए जाना जाता है, और खास तौर से कोई ऐसी साइंटिफिक अगर कोई घटना हो जाए जिसमें विज्ञान का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके तह तक जाने की कोशिश करती है। हमारी जो टीम है पर्टिकुलरली, वो साइंटिफिक रिसर्च की ही टीम है। और मैं एक बार फिर से अपने बैंगलोर के क्यूवाइब के टीम को बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारी रिसर्च टीम बैंगलोर में है, और उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के इनपुट आते रहते हैं, और दैट टीम इज लेड बाय आवर एडिटर पूजा फ्रांसिस। तो मैं खास तौर से पूजा फ्रांसिस को, अपने एडिटर को, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो रिसर्च करके ये आज डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, और उनके जो साइंटिफिक इनपुट्स हैं, उसके आधार पे एक बार फिर से क्यूवाइब नेटवर्क आपके सामने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आ रहा है बोइंग 787 के क्रैश से रिलेटेड। हमने कोविड के दौरान बहुत सारी तहकीकात की थी, आपको बताया। आपका क्यूवाइब नेटवर्क इसलिए जाना जाता है, जो खबर कोई नहीं दिखाता है, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती है, या जानबूझ करके नजरअंदाज किया जाता है, हमारी नजर वहीं रहती है। और इसीलिए हमने अपनी साख को स्थापित किया है। हमारी क्रेडिबिलिटी यही है कि हम बिना लाग लपेट के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम सत्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद में उस फेटल एक्सीडेंट के बारे में, जब बोइंग 787-8 का क्रैश होता है, उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त स्टूडियो से बाहर था, दूर था। लेकिन हमारी नजर जैसे ही इस घटना पर पड़ी, हमें हमारी टीम ने अलर्ट किया कि क्रैश हो गया है। हमने फौरन से पेशतर अपनी टीम को अलर्ट किया कि आप इसके रिसर्च में जाइए, पता कीजिए सरकार क्या कह रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल में, क्या हो रहा है, गृह मंत्री कहां पहुंच रहे हैं, मुआवजा कितना दिया जा रहा है। इन सारी बकवासों को लेकर के उसमें कोई हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमने साफ साफ अपनी टीम को कहा कि प्रधानमंत्री जाकर के हॉस्पिटल में इलाज का मुआयना कर रहे हैं, जो एक यात्री बचे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी मीडिया दिखाएगी, और प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। आप ये गलतफहमी मत पालिए कि जब मैं प्रधानमंत्री कहता हूं तो मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, और जब मैं होम मिनिस्ट्री कह रहा हूं तो मैं अमित शाह जी का विरोध कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रधानमंत्री का ये कस्टम हो गया है, घटना घटी है, वहां जाना है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो जाते ही हैं, होम मिनिस्टर जाते ही हैं, जांच के आदेश दिए ही जाते हैं, और जांच यहां पर 5-6 एजेंसी मिलकर के कर रही है, और इस जांच में एनआईए भी जांच कर रही है, होना भी चाहिए सिक्योरिटी का। अगर कहीं से भी कोई लूप होल्स निकले तो उसकी पड़ताल होनी ही चाहिए, पड़ताल हो रही है। हमारी दिलचस्पी उस पड़ताल में है जरूर कि आखिर घटा क्या था, लेकिन जब हमने अपनी जांच टीम को अलर्ट किया, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बल्कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये घटना घटी है, हमने एक दिन पहले भी श्रद्धांजलि दी, आज फिर हम दोबारा श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो मृत परिवार हैं उनको हमारी तरफ से पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। लेकिन आज ये वक्त क्यों आया, इस पर तहकीकात, ब्लैक बॉक्स से जो कुछ भी निकलेगा तो वो होगा ही। लेकिन बोइंग 787 और बोइंग 787-9, 787-8, 787-9, इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहा। इसके लिए विसिल ब्लोअर ने बाहर आकर के चेतावनी दी। बोइंग 787 के कर्मचारी ने आकर के चेतावनी दी। बोइंग कंपनी, ये तो प्लेन का नाम है,
बोइंग बेसिकली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो फ्लीट और प्लेन का निर्माण करती है। उस कंपनी के कॉम्पिटेंट कर्मचारी ने आज से साल भर पहले, एग्जैक्टली साल भर पहले, इसकी साल भर पहले से भी पहले सूचना दे रहे थे, लेकिन अप्रैल 2024 में उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया सीनेट के सामने, अमेरिकी सीनेट, मेंबर ऑफ सीनेट के सामने उन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया और उन्होंने कहा कि बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जबरदस्त लूपहोल्स हैं, सिक्योरिटी नॉर्म्स को दरकिनार किया गया है, कंपनी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट रह गया है, कंपनी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रही है, टाइमलाइन मीट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का दबाव है क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को उन्हें अलग अलग देशों को बेचना है। भारत ने ये जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है 2014 में, ये फ्लीट में शामिल हुआ था, एयर इंडिया की फ्लीट में, और तब एयर इंडिया का कोलैबोरेशन टाटा समूह से नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि टाटा समूह ने हाल ही में विस्टारा के नाम से अपना एयर सर्विस शुरू किया था, लेकिन तब एयर इंडिया के साथ टाटा समूह का कोलैबोरेशन नहीं हुआ था। कोलैबोरेशन नहीं, खरीद लिया एयर इंडिया को 22,000 करोड़ रुपए में टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया, लेकिन उनके जो सारे फ्लीट थे एयर इंडिया के, वो टाटा समूह का अब मिल्कियत बन चुका है। टाटा समूह ने इसकी जांच पड़ताल की या नहीं की? जब मर्जर हुआ एयर इंडिया का टाटा समूह के साथ तो उन्होंने जांच की या नहीं की? टाटा समूह के चेयरमैन, उनका आ गया है बयान, सभी टेलीविजन चैनल पे चला है, मुआवजा दे दिया जाएगा, इंक्वायरी होगी, जांच होगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क जो आपके सामने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाया है, जो किसी टेलीविजन चैनल पे आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि टेलीविजन चैनल वाले ठकुर सुहाती करेंगे, सत्य की तह तक नहीं जाएंगे। और मुझे मालूम है कि ये कुछ जो अंदरूनी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगा, और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, अगर उन तक ये जानकारी, मुझे नहीं लगता है कि उन तक ये जानकारी नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन कोविड में भी बहुत सारी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, या दी गई तो उनको कुछ और समझाया गया, और क्या हुआ आपने देखा। फिर आज जब बोइंग 787-8 का क्रैश हुआ है और उसमें 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो हमारा यह कर्तव्य है कि बोइंग 787-8 और 787-9 के मैन्युफैक्चरर का ओपिनियन क्या था, उसमें क्या डिफेक्ट था। एक नहीं, तीन इंजीनियर ने इसकी घोषणा की थी। मैं आपको वो तीनों इंजीनियर्स के नाम भी बताता हूं, और दूसरी उनका मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो में बोइंग 787 या बोइंग कंपनी के जो विसल ब्लोअर हैं, जो इंजीनियर हैं, जिनको बड़ा लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने जो टेस्टिमनी में अपनी बात कही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन मल्टीपल विसल ब्लोअर्स हैव कम, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ QYB.in। आप QYB.in पे जाकर के आप पूरे रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, और मैं आपको QYB.in की रिपोर्ट साइट कर रहा हूं। मल्टीपल विसल ब्लोअर्स हैव कम फॉरवर्ड विद सीरियस एलिगेशंस अबाउट द सेफ्टी ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट, स्पेसिफिकली द 787 एंड 777 मॉडल्स। सैम सेल्फोर नाम के विसल ब्लोअर हैं जो बहुत उच्च पदों पर आसीन थे, जो उच्च पद पर आसीन थे। सैम, अभी 3-4 विसल ब्लोअर है, मैं सबका नाम लिख रहा हूं, आप बताता हूं। सैम सेल्फोर हैं जो बोइंग क्वालिटी इंजीनियर हैं। ए बोइंग क्वालिटी इंजीनियर टेस्टिफाइड बिफोर द सीनेट होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स परमानेंट सब कमिटी ऑन इन्वेस्टिगेशंस, outlining safety concerns and detailing retaliatory actions he faced after raising these issues। ये कह रहे हैं कि जब हमने कंपनी के अंदर में इन सेफ्टी सिक्योरिटी की इश्यूज को रेज किया, तो उस इशू को एड्रेस करने के बजाय
कंपनी ने हमारे ही खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। और ये बात वो कहां कह रहे हैं? ये बात वो कह रहे हैं कि सीनेट मेंबर, सीनेट की जो कमिटी बैठी है, इस विवाद को, इस विषय को सुनने के लिए उस कमिटी के सामने अपीयर होकर के सेल्फोर कहते हैं कि हमने जब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात उठाई तो उस इशू को एड्रेस करने के बजाय हमारे ही खिलाफ कंपनी ने एक्शन शुरू कर दिया। अब वो क्या क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिकली मेंशन्ड कंसर्न अबाउट, he specifically mentioned concerns about gaps in the 787 Dreamliner that were not properly seamed, potentially leading to premature fatigue failure. Another whistleblower, Richard Cubas, ये कह रहे हैं कि जो ड्रीमलाइनर का जो प्रोडक्शन हुआ है ड्रीमलाइनर का, इस एयरक्राफ्ट का, इसकी फिटिंग्स ठीक नहीं की गई थी, और वो भी लेग पिछले वाले इलाके में, पिछले वाला जो हिस्सा होता है बोइंग का, एयरक्राफ्ट का, उसमें कुछ फिटिंग्स दोनों साइड से जो लेग्स हैं उसमें कमी थी, और इन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि ये एडिक्वेट फिटिंग नहीं है और आप फरवरी में आप इसे बिना ट्रायल किए हुए रिलीज कर रहे हैं फॉर द सर्विस, दैट इज नॉट प्रॉपर, ये सेल्फोर कह रहे हैं। और दूसरे विसिल ब्लोअर रिचर्ड क्यूवास, ए मैकेनिक एट स्टॉर्म, ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोइंग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर स्प्रिट एरो सिस्टम्स एलेज्ड। अब एक जो पार्टनर कंपनी है बोइंग की, जो बोइंग के अलग अलग पार्ट्स बनाने का, अलग अलग पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उनके टेक्नीशियन ने भी कहा, alleged that the holes were improperly drilled into the forward pressure bulkheads of 787 planes, which could lead to a devastating consequences. Sam Mohawk, a current Boeing employee, alleged that damaged or out of specification parts were likely being installed on planes, potentially leading to a catastrophic event. अब क्या इसमें से जो दूसरे विसिल ब्लोअर हैं रिचर्ड क्यूबास, वो कह रहे हैं कि जो ड्रिलिंग की गई है अलग अलग हिस्सों में वो प्रॉपर नहीं है। अब ये बात कब कही जा रही है? अप्रैल 2024 में मित्रों, अप्रैल 2024 में बोइंग के ही स्मार्ट, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और बोइंग कंपनी के लिए काम करने वाले जो थर्ड पार्टी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रही है, उसके टेक्नीशियन वो भी इशारा कर रहे हैं। The recent Air India crash in Ahmedabad involving a Boeing 787 Dreamliner has triggered a comprehensive investigation focusing on multiple potential factors. The crash, which occurred shortly after takeoff, जून इतना, अब इसमें एजेंसी देखिए कौन कौन जांच कर रही है। The investigation is being led by India's Aircraft Accident Investigation Bureau, मतलब AAIB, Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB, with support from the US National Transportation Safety Board, NTSB, अमेरिका की जो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है NTSB, उनके द्वारा, एंड द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, ये सभी मिल करके भारत में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जांच में शामिल है। दीज आर दी एजेंसीज। अब आगे देखिए, in the Indian fleet, this includes the 33 Boeing 787 operated by Air India and one operated by Indigo. 33 एयरक्राफ्ट 787 का जो एयर इंडिया में लिया गया है और एक एयरक्राफ्ट इसी बोइंग से खरीदा गया है जो इंडिगो में अपनी सेवा
दे रहा है। अब ये जो एयरक्राफ्ट 2014 से लेकर के अभी तक जो सेवाएं दी थी, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, वो एयरक्राफ्ट 41,000 घंटे का 41,000 घंटे का की सेवा अपनी दे चुका था। और ये 41,000 घंटे का 8,000 टेक ऑफ हो चुका था, 18,000 टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुभव था। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की मैं बात कह रहा हूं। 41,000 घंटे का इनका फ्लाइट अनुभव था, मतलब इस एयरक्राफ्ट का जो क्रैश हुआ है, और 8,000 टेक ऑफ और लैंडिंग का एक्सपीरियंस था इस एयरक्राफ्ट का। अब ये जो जांच हो रही है, जिसमें फॉरेन एजेंसीज भी शामिल है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, अब ये जो विसिल ब्लोअर्स ने जो कंसर्न किया है, उसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं उनके, उसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी सुनाता हूं कि कैसे उनका टेस्टिमनी जाता है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया गया है, एंड विसिल ब्लोअर रिटेलिएशन, जो उन्होंने, अगर विसिल ब्लोअर ने बताया तो उसी के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। 17 अप्रैल, अब उसका एक एक डिटेल में बता देता हूं। Allegations of improper connections in the fuselage potentially leading to the structural failures. Second, manufacturing lapses में है, claims of shortcuts overlooked, faults, जो faults थे उसको overlook किया गया, उसको कहा गया ऐसे ही जाने दिया गया, and the use of substandard parts, घटिया क्वालिटी का पार्ट्स का प्रयोग किया गया, and the use of substandard parts during the assembly process, particularly at the Charleston, South Carolina facility. अब ये जो कार्लस्टन साउथ कैरोलिना में जो ये जो फैसिलिटी सेंटर है, जहां पर एयरक्राफ्ट का असेंबलिंग हो रहा है, वहां पे सब स्टैंडर्ड्स पार्ट्स लगाने का आरोप है, फॉल्ट्स को ओवरलुक करने का आरोप है। अब क्वालिटी कंट्रोल में कह रहे हैं कंसर्न्स अबाउट द प्रेशर टू मीट प्रोडक्शन टारगेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर एक दबाव बना हुआ है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि साहब जल्दी जल्दी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करो, हमें टारगेट टाइम मीट करना है डिलीवरी का। मतलब जो हमारे बायर्स हैं, जिन्होंने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये एयरक्राफ्ट बना करके हमें दीजिए, जिसकी हम सेवा फौरन बहाल करना चाहते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से हम क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में नहीं रखे, which may have compromised quality control measures। ये जो दबाव था। दूसरा है विसिल ब्लोअर रिटेलिएशन। इसके बारे में मैंने चर्चा किया कि जिन्होंने आवाज उठाई उसी के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं छोटा सा अंश आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो विसिल ब्लोअर हैं सैम सेल्फोर, जो अप्रैल 2024 में सीनेट के सामने अपना टेस्टिमनी दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हमने क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी मेजरमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस, इस सब के बारे में, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, इस सब के बारे में बहुत ही कैटेगोरिकली कंपनी के सामने अपना पक्ष रखा था। कंपनी ने हमारी बात को इग्नोर किया, हमारी बात को नहीं सुना, और तब मैंने आगाह किया था कि अगर इन सारे लैप्सेस को, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग लैप्सेस को, क्वालिटी कंट्रोल के लैप्सेस को अगर आपने एड्रेस नहीं किया, तो इस तरह की बहुत ही फैटल एक्सीडेंट is almost inevitable and that cannot be avoided, and which ultimately happened in Ahmedabad crash case। अब वो जो सैम सेल्फर ने जो 2024 में भविष्यवाणी की थी, चेतावनी दी थी, वो आखिर में भारत को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज 265 लोगों को खो करके उनके परिवार के साथ अभी क्या बीत रहा होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस बारे में आपको भारत का टेलीविजन चैनल नहीं बताएगा।
कहीं आपने मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं देखी होगी, लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और मैं फिर एक बार बधाई देता हूं अपनी रिसर्च टीम को, खासतौर से अपनी एडिटर पूजा फ्रांसिस को, जिन्होंने बेहतरीन स्टोरी रिसर्च करके ये आपके सामने लाया है। अब मैं सैम सेल्फोर का वो टेस्टिमनी आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो आप स्वयं देखें और सुने। अंग्रेजी में टेस्टिमनी है, मैं हिंदी में उसका तर्जुमा कर दूंगा पहले, लेकिन आप उस पूरे टेस्टिमनी को सुनिए। Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks for convening this hearing. Thanks to each of the witnesses for being here. Mr. Salapur, let me just start with you. I just want to back up and make sure I understand your testimony, because it seems extraordinary to me. And I'm reading the letters that you've submitted from your attorney when you first contacted the FAA, when you contacted the committee. So my understanding is you worked on both the 787 and the 7777, correct? Yes, sir. And you identified major safety concerns with both of these lines, yes, sir. And you identified these to your superiors. Yes, sir. I have written many memos time after time that we can provide. Over a period of years. Yeah, this is like 3 years. For the 787, it's been 3 years of effort. And so your concerns, who knew about your concerns? How far up the chain do you know that they went? I have gone as high as Mark Stockton and Lisa Fall, who's the vice president. The vice president of the company? Yes. So they were and are aware of these major safety concerns. And this is what you do for a living. I mean, you're an engineer, right? I mean, I'm an engineer. I went to quality about 3-4 years ago. And when you put your quality hat, we are the eyes and ears of the public for the safety of the airplane. That's how I feel about our job. And so I have, when I see concerning information or concerning, let's say, production issues, then it is our responsibility to make sure that, if we are causing the airplane to have increased risk factors, our job is to eliminate those risk factors. Are these planes safe? Right now, I would not. It's like an earthquake. The big earthquake is coming, but when that hits the building that, let's say if you're talking of a building, have to be prepared to accommodate that type of a, let's say, shakeup. It has to be built properly. Right now, from what I've seen, the airplanes are not being built per spec and per requirement. So your testimony is the 787 line and the 7777, the 777 line, are you think are not? Well, not they are doing stuff that increases the risk factors. Okay, when you increase the risk factors, it's not just one. You are doing stress concentrations, that those stress concentrations, like, breaking a paper clip, you do it once or twice, it doesn't break, but it breaks at some time. As the plane gets older, all of these things that, you took, you said it's not a safety issue, it becomes a safety issue. And the company's response to you was to threaten you? Threaten you, sideline you, transfer you. You raised concerns about the 787, and so they transferred you to the 7777, right? Well, yes. Initially, they just cut me off of all the meetings. They took my name out, and then so I was just doing nothing. I wasn't informed of what. Then they transferred me, and they do it pretty stealthy. Oh, we have a job over here. We want you to go over there. So they move you down there, and, I come from like 40 years of engineering background. So when I see, and I've taken a lot of stress classes, even though I'm not a specialist on that, but when there's a problematic area that you see, you can recognize. So I just want to make sure I got the sequence right. So you raise these concerns, you get on the 787, you get transferred over to the 777, you raise the concerns there. They ignore it in both. They haven't addressed any of these concerns. Is that your testimony? Yes, sir. And at some point, they start to threaten you. You're talking about your boss calling you on your personal phone and berating you. And when did that start? Well, that started right after when I said, we have made over 300 plus airplanes. We still don't know how to put the load and sell. What I mean by that, if you build in an airplane, build in a house, it's like, put in the foundation.
we have made over 300 airplanes. We still changing our process, like build the foundation to put the airplanes. We are struggling with that because they have changed the process, from stable to unstable situation. They're not building the same datums that we were building. So you're causing your own problem, but you don't want to admit it. Just force fit the problem, force fit the misaligned holes and everything else and move on. And that's what they have been doing. And that's what I have brought up to their attention. I told my boss that I said in the report, I said, we have made 300 plus airplanes. That should have been more than adequate for us to resolve these things. All the problems that we've had, we put Band-Aid over Band-Aid to resolve the problems, and Band-Aid over Band-Aid doesn't cover it. Maybe we need to consider some engineering fundamentals with a little bit of GD&T to figure out what the problem is. And right after that, he came back to my desk, and he like I said, he made the threat, and then after that, he says, are you in or are you out? Meaning what? Are you in and are you out with Boeing? I mean, are you going to be a good citizen and keep your mouth shut? Was that the implication? That's how I can interpret that. He would walk by me and he said, you better, then he said, I want you to write it in writing. Tell me, are you in or are you out? Put it in writing whether or not you were going to. I'm in or out. And what that means, are you going to just shut up? Right. That's all. That would be in. If you wanted to be in, you needed to be quiet. You needed to stop this. Don't say anything more. Certainly, don't tell the public. That's how I interpreted it. But he told me to write it in writing, and I'm trying to write it. And there was 10 emails, just because I haven't received your email on this. Send it to me, and this and that. So then he's pressuring you. Then he's pressuring you, and then his manipulation even got further than that. I'm trying to take a class on my own time that I have to flex the time. He wouldn't let me do that. Oh. I have a doctor's appointment. He cancels my doctor appointment at the same day. Different manipulating different things to retaliate, to make your life miserable. And then, I started talking to go somewhere else. सैम सेल्फोर का लब्बो-लुआब ये है, बहुत ही कैटेगरिकली उन्होंने वार्न किया था कंपनी को कि जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. इसका डिटेल मैंने अभी आपको बताया. अंग्रेजी में सैम सेल्फर ये सीनेट कमेटी के सामने अपीयर हो रहे हैं और ये जो एलिगेशंस था उसके बारे में कैटेगरिकली बोल रहे हैं कि बोइंग ने मैन्युफैक्चरिंग के समय, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था. अब जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है उनके बारे में सुनेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे. होश क्या है? जॉन बार्नेट ये दूसरे व्हिसल ब्लोअर हैं जो क्वालिटी कंट्रोल बोइंग के इंजीनियर हैं, बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हैं, जॉन बार्नेट. जॉन बार्नेट साहब ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली. A former Boeing whistleblower who sadly took his own life, had warned about serious problems with the Air India Boeing 787 before it tragically crashed. Air India 787 के बारे में इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है. इसे कहने के बाद 2024 में बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बार्नेट ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. He had taken a very serious step and end his life. जॉन बार्नेट. ये बात वो 2024 अप्रैल में कह रहे हैं.
अब उनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। John Barnett, another whistleblower, raised the concerns about the 787 production process well before his death in March 2024. Not death, it was not a simple death, it was a suicide. Death in March 2024. Barnett, a former Boeing quality control engineer, alleged that Boeing had removed quality checks at its 787 production facilities. He claimed that this action compromised the safety of the aircraft. Barnett's allegations included claims of defective parts being installed in the aircraft and a culture within Boeing that discouraged reporting safety concerns. ये कह रहे हैं कि जहां पर इनका असेंबली हो रहा है वहां पर क्वालिटी चेक की परंपरा को बोइंग ने तहस नहस कर दिया और घटिया क्वालिटी के पार्ट्स को उन्होंने एयरक्राफ्ट में फिट किया और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जिसमें अगर कोई प्रोफेशनल सही बात को सामने रखे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उसे इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो आखिर में सुसाइड कर ले। बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बार्नेट 2024 में सुसाइड कर लेते हैं। आपने किसी मीडिया में कोई खबर देखी? 787 के क्वालिटी के बारे में, उसके सेफ्टी के बारे में, उसके सिक्योरिटी के बारे में सैम सेल्फोर, जो खुद एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये टेस्टिमनी दे रहे हैं सेनेट के सामने। इसकी खबर कोई देखी मीडिया में? हर चीज भगवान भरोसे चल रहा है और हमारे टेलीविजन चैनल वाले भीड़ लगा रहे हैं। अच्छी बात है, गीता सुरक्षित मिल गई, एक व्यक्ति सुरक्षित जंप कर गया, मिरेकल था, अच्छी बात है। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गीता बच गई। यह रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि बोइंग 787 के मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स थे। इसके तरफ जब टाटा सन्स ने एक्विजिशन किया तो उसके सारे नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किया या नहीं किया? एयर इंडिया ने तब किया या नहीं किया? घटना हो सकती है, मैं मानता हूं। अभी तक यह कहानी हो रही थी कि ज्यादातर जो क्रैश होते हैं उसमें मोर देन 65% जो गलती होती है वो पायलट्स की होती है। वेदर खराब होने की वजह से जो क्रैश होते हैं उसकी संख्या 10% ही है और टेक्निकल रीजन से जो क्रैश होते हैं वो 15-20% के आसपास है। इसमें पायलट की गलती ना के बराबर है, नहीं है। पहले हो रहा था कि जो एक चैम्बर है वो चैम्बर कोई उन्होंने लैंडिंग वाला चैम्बर खींच लिया था, इस वजह से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये कहा गया कि अभी एक नई थ्योरी आई है कि गर्मी में बहुत हॉट सीजन में या हॉट वेदर में टेक ऑफ करना, इसमें कोई शक नहीं है कि एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट चल ही नहीं पाता है, गर्मी है और हजारों एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। ठीक है, यह भी एक संयोग हो सकता है कि बोइंग 787 में ये डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन है, हो सकता है। लेकिन अगर एक साल पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर, इंजीनियर, कंट्रोल मैनेजर सब इन्फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी को इत्तला कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि इसमें गलती है, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, फिर भी ठीक नहीं कर रहे हैं। फिर आप ये कह देते कि नहीं, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपेंस एनी टाइम, एनीवेयर, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्सीडेंट। दैट्स ट्रू, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड और कंपनी शुड इग्नोर दी एनी अलार्म which is raised by the
कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स, कॉम्पिटेंट क्वालिटी मैनेजर्स, आप उसी को रिजेक्ट करने लगे, आप उसी को कहें कि नहीं नहीं आपका कोई मतलब नहीं है, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग दैट इज बुलशिट। उसके बाद उस कहने में, उस कथन में कोई सेंस नहीं है। अब इस तरह से अगर आप इग्नोर करेंगे और फिर आप 265 जिंदगी को ले लेंगे और फिर आपके ऊपर सवाल ना उठे, ये कहां का जस्टिस है? उस बोइंग का कर्मचारी खुद सुसाइड कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को फ्लैग करके, उसके बारे में आपको बता करके, जोर से चिल्ला करके, लेटर लिख करके, और जब आप उसे कॉर्नर कर देते हैं देन वो सुसाइड कर लेते हैं। इस बोइंग की जांच भारत सरकार को बड़ी मुखरता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ करनी चाहिए। और अब तक के जितने अभी कहा जा रहा है कि 33 एयरक्राफ्ट में से 8 एयरक्राफ्ट का सारे टेक्निकल चीजों का जो जांच पड़ताल हुई है उसमें सही पाया गया है, और फिर और बाकी की जांच पड़ताल हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन ये कब हो रही है? ये हो रही है तब जब हमने 265 जिंदगियों को गंवा दिया है, ये तब हो रही है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये बेहद जरूरी पक्ष है, इसलिए इस बिंदु पर कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जी जा रहे हैं, और गीता मिल गया, वो मिरेकल हो गया, ये कहानी दोहराई जा रही है। ये सारे टेलीविजन और खास तौर के जो हिंदी चैनल हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्पिटेंस का बहुत बड़ा अभाव है वहां के लोगों में, लेकिन खैर मैं इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये रिपोर्टिंग की, मीडिया रिपोर्टिंग की एक धारा है, उसमें भी कोई अंदर नहीं जाना चाहता, उसमें रिसर्च नहीं करना चाहता, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है। मेरी जब अपनी टीम से बात हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं, आप प्रधानमंत्री पर कोई स्टोरी फाइल मत करिए, कि प्रधानमंत्री वहां, इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी की स्टोरी नहीं फाइल करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी फॉरेन पहुंच गए, हमारे होम मिनिस्टर पहुंच गए, जो पोस्ट एक्सीडेंटल जो भी रेमेडीज हो सकते हैं वो हमारी सरकार ने उठाया है, गुजरात की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी। उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और टाटा सन्स की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि पोस्ट एक्सीडेंट जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल है कि एक ऐसी कंपनी का आप एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स होने चाहिए कंपनी में भी, कि कौन सा आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट है या नहीं है, उसका चेक होना चाहिए। अगर 2024 की इस घटना को, सैम सेल्फोर के टेस्टिमनी को, टाटा सन्स या एयर इंडिया, ये दोनों जो कंपनी अब मर्ज कर गई है, अगर इसके हायर मैनेजमेंट ने अगर उनकी इस टेस्टिमनी को देख लिया होता, तो जाहिर है वो अपने एयरक्राफ्ट की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते, लेकिन उनके जहन में आई नहीं होगी, मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं किया होगा। वो तो बेचारे अपने फ्लाइट को उड़ाने में लगे हुए हैं, उनका अपना इंटरनल कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि उन्होंने रेज किया है, ये बात उनके तक आ गई है। अगर उन तक आ गई होती तो इस तरह के डेटा, मुझे लगता है कि इंटरनल डेटा तो जरूर होंगे कंपनी के पास, कि एक एक दिन का, बल्कि एक एक सेकंड का डेटा होगा। जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, उसके पहले तो बहुत सारी जांच की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, और फिर जब सारी जांच की प्रक्रिया बिल्कुल कंफर्म होती है, तभी उन्हें सिग्नल मिलता है फ्लाई करने की। इसमें कोई शक नहीं है, और वो सारे डेटा रिकॉर्डेड होते हैं, वो ध्यान रखें आप। तो एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशन है, वो बाकी जो कम्युनिकेशन के जो दूसरे साधन हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन जो है, या एयर सर्विस जो है, वो जो कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको टेस्टिफाई करना पड़ता है। उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बाद ही आपको फ्लाई करने की अनुमति मिलती है। मैं समझता हूं कि टाटा सन्स जरूर इस दिशा में
कुछ न कुछ कदम उठाएगी। लेकिन आज क्यूवाइब ने जो आपके सामने ये रिपोर्ट रखा है, आप इसे देखिए और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो को मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो एक्स प्लेटफॉर्म पे टैग करें प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को भी, सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टैग करें और टाटा सन्स को भी टैग करें। उनके जहन में जरूर होगी ये बात, लेकिन हम ये फिर एक बार क्यूवाइब के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को चाहते हैं कि आप सभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय भी देखे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी देखे। उनके पास ये सूचना जरूर होगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ये दे रहा हूं। और मैं एक बार दोबारा अपनी रिसर्च टीम को, खासतौर से अपने एडिटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आपसे विदा लेने के पहले, इस बीच मैं टेस्टिमनी में देख रहा था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी कुछ नाम आया है। इस दिशा में क्या है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का खेला, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो शख्स है, ये पता नहीं जहां जहां भी इस तरह की दुर्घटना होती है, ये इस शख्स का, इसके फाउंडेशन का नाम आ ही जाता है। अब वो मेरे से सुनने में गलती हुई है या मैं उसको सुन नहीं पाया हूं अभी। इस पक्ष को अभी मैं जब सुन रहा था शो करने के पहले, तो उस वक्त तक मैं इस पोर्शन को मैं नहीं सुना था। मैं एक बार और तहकीकात करता हूं, फिर मैं आपको दोबारा पूरे रिसर्च के साथ आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।